नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें, बेहद ही खुशखबरी वाली जो खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक टाइम्स का जो ये प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आज हमने पॉलिटिकल लोगों के लिए भी खोल दिया है। अब आपको इस प्रोग्राम के अंदर और मजा आने वाला है। आपको बता दें मजा किस लिए आएगा, क्योंकि जो राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हैं, लेकिन मजबूत नेता हैं जिनको अपने शहर की, अपने हलकों की, अपने प्रदेश की, देश की जानकारी है, उनका हमारे इस प्रोग्राम पे स्वागत है। वो आए, मुझसे बात करें और हम उनको टाइम देंगे। अपने इस प्रोग्राम में चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आज इंद्री हलके के अंदर जो आजमाइश 15 सालों से कर रहे डॉक्टर सुनील पवार को लिया है। आज हम डॉक्टर सुनील पवार से बात करने जा रहे हैं, उनसे जानना जा रहे हैं कि 15 सालों के राजनीतिक भविष्य के अंदर आखिरकार उन्होंने हासिल क्या किया और उनसे जनता को क्या मिला। हालांकि आपको बता दें, इनकी धर्मपत्नी नवजोत कश्यप कांग्रेस की टिकट से पिछली बार चुनाव लड़ चुकी हैं। राजनीति की बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि राजनीति ही एक ऐसा मामला है जिससे खबरों के चटकारे बाहर आते हैं। विषय कंगना का भी लिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत है। सुखीजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल अब तक टाइम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप चाय की चुस्की पे हम दोनों को साथ बैठने का अवसर मिला और चाय की चुस्की के साथ बहुत सारी राजनीतिक जो बातें हैं उनको लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में पोल पट्टियाँ खुल जाएं। कुछ पट्टियाँ तो आप खोलते हो, लोगों की लगाते भी हो, आपका पेशा है डॉक्टरी का। किसी को चोट लगी तो उसको पट्टी कर दी और किसी की चोट ठीक हुई तो उसकी पट्टी खोल दी। मामला राजनीति का है। राजनीति में कितनी पट्टियां बांध चुके हो और कितनी खोल चुके हो? देखो, राजनीति के अंदर डॉक्टरी से उल्टी पट्टियां होती हैं। यहाँ पर चोट लगती है तब पट्टी बांधते हैं, और राजनीति में जब चोट लगती है तो पट्टियां खुलती हैं। तो निश्चित तौर पे आज तक वैचारिक लड़ाई के साथ पिछले 15 साल के अंदर हम आगे बढ़े हैं और इसी वैचारिक लड़ाई को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और किसी दूसरे की पट्टियां तभी खुल सकती है जब दूसरे की कोई कमजोरी होती है। तो निश्चित तौर पर आज क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं तो विभिन्न मुद्दों पर आपके साथ चर्चा और जवाब हमारा बना रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका हल्का जो इंद्री है उसका कुछ क्षेत्र जो है नगर निगम करनाल में पड़ता है, कैसी समस्या फेस करनी पड़ रही है? देखिए, आज बहुत तकलीफ भी होती है कि कागजों के अंदर हमारी कुछ कॉलोनीज जो इंद्री हलके के अंदर पड़ती हैं, जैसे बसंत विहार का एरिया है, बूढ़ाखेड़ा का एरिया है, तो इनकी कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम वो सरकार ने किया, कागजों में किया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने जो चार्जेस अभी रखे हैं 360 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, वो पैसे ही डेवलपमेंट चार्ज जो इन्होंने रखे हैं, वो डेवलपमेंट चार्ज इतने ज़्यादा हैं कि इन कॉलोनीज के अंदर वो लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते, क्योंकि समाज का मजबूत आदमी वो सेक्टर्स के अंदर रहता है और कमज़ोर वर्ग के आदमी कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहीं से लोन उठा के, किसी से पैसे उधार लेके अपने लिए एक छत मुहैया करने का काम किया था। लेकिन सरकार ने डेवलपमेंट चार्जेस 360 रुपये जो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ज़्यादा है और सरकार को इसका संज्ञान लेके इसको वापस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं इस एरिया को काट के हल्के के अंदर ही जोड़ देना चाहिए जब हल्के में आता है तो? नहीं, डेफिनेटली ये एक प्रशासन की कार्रवाई रहती है कि जिसमें जब हमारे शहर को निगम बनाना था तो निश्चित तौर पर उस निगम के लिए एक एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, निगम में रह के हम और अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं बिगैर काटे। इसको हल्के का भी फायदा मिले और इस कॉलोनी को निगम का भी फायदा मिले, दोनों तरफ से फायदा मिले तो और अच्छा रहेगा।
तो डॉक्टर साहब समस्या क्या है, मेजर समस्या आपके इस क्षेत्र में है क्या? लोग बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उनके काम नहीं होते, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें चैटिंग चलती है, अपनी समस्याएं लिखते हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है, कारण क्या है? देखिए, सरकार बिल्कुल सुस्त है और यहाँ जो प्रशासन है उनका रवैया बड़ा ढीला रवैया है। निगम के अंदर बहुत पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है इसका अनुमान तक हम नहीं लगा पाते। आज आप देखिए, बसंत विहार की गलियों को आप लोगे तो फ्रंट की गलियां बनी हैं, लेकिन पीछे जो लोग रहते हैं, अगर 4 बूंदे पानी की आती है तो अपने घरों में जाना उनका दुभर हो जाता है। और इसी तरीके से बूढ़ा खेड़ा की कॉलोनियां, पहले उसके अंदर घर बनाए, घर बनवाने के बाद फिर यहाँ के सरकारी अधिकारियों ने जाकर उन गरीबों के मकान को गिराने का कार्य किया। अगर परमिशन की बात हम कहें, पहले तहसीलदार उनकी रजिस्ट्रियां करते हैं, बिजली डिपार्टमेंट उनको मीटर मुहैया कराता है और उसके बाद उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके का जो सुस्त रवैया और भ्रष्टाचारिक जो रवैया है वो इस सरकार और प्रशासन का पूरे करनाल शहर, मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपको राजनीति में उतरे 15 साल हो गए जी, और सोचा था कि आप खुद विधायक बनेंगे, सरकार में जाएंगे, और यू टर्न आ गया कि मैडम को मैदान में उतारना पड़ा। ये जो ट्विस्ट आया है लाइफ के अंदर, कैसा महसूस करते हो? लाया गया है या आ गया है? आखिरकार ये मामला क्या है कि अब मियाँ बीबी दोनों ही दंपत्ति जनता की सेवा में जुट गए? देखिए, जहाँ तक जनता की सेवा की बात है तो निश्चित तौर पर जब मैं हलके के अंदर जाता था तो मैडम यहाँ पर जो लोग मिलने के लिए आते थे उनसे मुलाकात करने का, उनकी समस्याएं सुनने का काम करते थे। और मैडम जब हलके के अंदर जाते थे तो मैं यहाँ पर लोगों से मिलने का काम करता था। और शुरू से ही पिछले 15 साल से हम पति पत्नी ने मिलके ही काम किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, और शुरू से ही मेरी ख्वाहिश ये रही है कि मैं संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता बन के काम करूँ, ताकि जो मूल कांग्रेस है, जो कांग्रेस का विचार है, जो गांधी का विचार है, उस विचार को मैं आगे बढ़ा पाऊं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सर्वोदय संकल्प शिविर वो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के मार्फत शुरू किए हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक गांधी विचार को और एक कांग्रेस के विचार को आगे बढ़ाने वाला काम है। और दोनों जगह पे मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा कि हलके के अंदर चुनाव लड़ने का काम भी मैं करूं और इधर से संगठन की गतिविधियों को भी मैं देखूं, तो निश्चित तौर पर दोनों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। डॉक्टर नवजोत जो है वो शुरू से बहुत प्रभावी तरीके से महिलाओं और मजदूरों के बीच में काम करते रहे हैं, हेल्थ के बारे में पूरे हलके के अंदर कैंपिंग करते रहे हैं, और लगातार उन्होंने मेरे साथ राजनीति का सफर तय किया। तो निश्चित तौर पर आगे भी जो चुनावी राजनीति है वो डॉक्टर नवजोत कश्यप उसको, उस सफर को तय करेंगे, और संगठन की जो राजनीति है उसके अंदर एक कार्यकर्ता की भांति मैं काम करता रहूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, डॉक्टर सुनील कांग्रेस के जो राजीव गांधी का प्रकोष्ठ है, पंचायती राज संगठन के हरियाणा के चेयरमैन भी है। और जब बात एक नेता से होती है और उसके पद को लेके बात करें, तो जो ये डॉक्टर साहब आपका संगठन है, इसका हरियाणा में किस तरह से विस्तार हो रहा है, क्या इसकी रूपरेखा है, इसका स्टेटस क्या आज की तारीख के अंदर? देखिए, हमारा संगठन एक वैचारिक लड़ाई के लिए बनाया गया है, और क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी जी की देन थी, तो राजीव गांधी जी के नाम पर उनका नामकरण हुआ। और निश्चित तौर पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर की सत्ता जो है वो सभी हाथों के अंदर रहे, उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में कुछ लोगों के हाथ में सत्ता की ताकत है, इसके विपरीत कांग्रेस का विचार है। राजीव जी का भी वही विचार था जो महात्मा गांधी जी का विचार था कि सत्ता की जो ताकत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जाए। और आज बाल दिवस भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, और उन्होंने ही पंचायती राज की जो स्थापना है वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की थी। तो आज संगठन हमारा हरियाणा के 17 जिलों के अंदर उसका पूर्ण रूप से ढांचा तैयार है, और सर्वोदय शिविरों के मार्फत गांव में लोगों के बीच में जाकर जन जागरण के मार्फत वो अपना काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा
हम चाहते हैं कि ग्राम सभाएं वो गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा हों, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस देश के अंदर नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमने वोट डाली, वोट देने के बाद हमारा महत्व खत्म। लेकिन ग्राम सभाएं वो पंचायती राज व्यवस्था की ऐसी देन है जिससे आम आदमी के हाथ में वो ताकत आती है जो हमारे देश के सांसद के हाथ में है, हमारे प्रदेश के विधायक के हाथ में है, कि सीधे तौर पर अपनी बात वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें पोल पट्टी खोलने की, तो पोल पट्टी हम ही खोल देते हैं कि एलनाबाद का उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। आपको क्या लगता है किसकी कमी थी, किस वजह से कांग्रेस आ रही? देखिए, इसमें कमी किसी की निकालना जो है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने अपने तौर तरीके रहते हैं। अगर गोहाना के अंदर मध्य अवधि चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत के आया, क्योंकि वो हमारी परंपरागत सीट थी। और इसी तरीके से किसान आंदोलन साथ में था, तो किसान आंदोलन की वजह से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से किसान त्रस्त है। और क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल जैसे जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून जैसे जो कानून है वो कांग्रेस ने बनाए थे, इस करके किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ था। हम वो मध्य अवधि चुनाव जीते। लेकिन एलनाबाद की परिस्थितियां, वो उनकी पारंपरिक सीट है आईएनएलडी की, और उस पारंपरिक सीट के बाद वहां अभय चौटाला जी ने बीच में इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी उनके प्रति वहां के किसानों की थी। क्योंकि मैंने भी 13 दिन जो है वो एलनाबाद के अंदर लगाए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोई खिलाफत वहां पे नहीं है, कांग्रेस की बिल्कुल पक्ष वहां पे है। लेकिन क्योंकि वो सीट उनकी परंपरागत सीट है, इस करके उनको विजय मिली। और उनको जिताने के लिए जो कांग्रेस की वोट थी वो भी उसका भी ध्रुवीकरण जो है वो आईएनएलडी की तरफ हुआ। हाँ, निश्चित तौर पे हमें वोटें कम मिली हैं, जमानत जब्त होगी। इसमें किसी को जिम्मेदार ठहराना वो ठीक नहीं है। हम सब मिलके, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबको मिलके जिम्मेवारी लेनी चाहिए और आगे दोबारा उन चीजों की जांच करके आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, बात पोल पट्टी की है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, और सिरसा से एमपी रही हैं जी, उनका क्षेत्र था, उनकी मजबूत पकड़ थी, उसके बावजूद भी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। कांग्रेस किसान आंदोलन को खुलकर सपोर्ट कर रही है, फायदा अभय सिंह चौटाला उठा जाते हैं, केवल मात्र 7,500 वोटों से जीतते हैं। तो ये मामला समझ से बाहर है। कहाँ गलती कहाँ है, उस गलती को बाहर क्यों नहीं निकालते आप? नहीं, गलतियां जो हैं वो गलतियां एक जांच का विषय रहती हैं। और निश्चित तौर पर पार्टियों के अंदर ये हमारा अंदरूनी मामला रहता है कि निश्चित तौर पे इन पे चर्चा भी रहती है और पार्टियां इस चीज के बारे में संज्ञान भी लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात राजनीति के अंदर मैंने देखा, ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ी बात रहती है। डॉक्टर नवजोत ने चुनाव जो इंद्री हलके से लड़ा, मैंने उसमें भी देखा कि लास्ट के टाइम पे कहीं पे कोई जातीय ध्रुवीकरण है, कहीं पे कोई क्षेत्रीय ध्रुवीकरण है। और कई बार लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि ये आदमी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो जो फ्लोटिंग वोट हैं वो चुनाव जीतने वाले के पक्ष में ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। तो इसमें निराशाजनक मुझे कुछ चीज नजर नहीं आती। कम से कम वहां के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सब ने मिलकर एक अहम फैसला ये लिया कि भारतीय जनता पार्टी वो हरियाणा के हित में नहीं है, इस देश के हित में नहीं है, और उनको बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत वो एलनाबाद से हो चुकी है। पहले गोहाना से, अब एलनाबाद। और आम चुनाव के अंदर आप देखोगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से पूरे हरियाणा और देश के अंदर बन के आएगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को भी बाहर कर दिया एलनाबाद वालों ने। अब ये बात देखो ना, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस को आउट कर दिया, भाजपा का वोट बैंक बढ़ गया। चक्कर क्या, सेटिंग क्या थी अंदर की पोल पट्टी वाली, वो सेटिंग बताओ। अगर कांग्रेस सही ढंग से चुनाव लड़ती, 5, 10, 20 हजार वोट और ले जाती, तो भाजपा तो जीत गई थी। ये सेटिंग क्या थी? देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और आप जिस प्रीपेक्स में बोल रहे हैं वो प्रीपेक्स ये है, और उसके बारे में उत्तर मैंने पहले भी आपको दिया है कि ये ध्रुवीकरण का जो मामला है उसको कोई रोक नहीं सकता।
भाई ठीक है, अबे चौटाला जी ने वहां से इस्तीफा दिया था, निश्चित तौर पर लोग जो है एक सिंपैथाइज तरीके से उनको जिताना चाहते थे। कांग्रेस के सभी लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से वहां पे काम किया है, सभी नेताओं ने वहां पे काम किया है, लेकिन ये राजनीतिक ध्रुवीकरण एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी ताकतों को गिरा देता है। चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने रोहतक से जो है कितने चुनाव जीते, लास्ट में आके उन्होंने 2 चुनाव वहां से डिफीट किए। इसी तरीके से चौधरी भजनलाल जी थे, वो कभी हारे ही नहीं थे, करनाल में आगे जो है उनकी जमानत जब्त हुई, वो हारे, उनकी पीएचडी जो है वो यहाँ पे आके खत्म हुई। तो इस तरीके से जो है ध्रुवीकरण के अंदर कई बार बड़े बड़ी जो इमारतें हैं वो ढह जाया करती हैं। डॉक्टर साहब, एलनाबाद चुनाव के अंदर किसान फैक्टर था, वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अगर ये किसान फैक्टर होता तो अभय सिंह चौटाला 7,000 वोटों से नहीं बल्कि 70,000 वोटों से जीतता। ये मामला क्या है, राजनीति के जो धड़े हैं ये सब लोग आपस में मैच कर लेते हैं कि कैसे कौन सी सीट जीतनी है, किसको जितानी है, किसको फायदा होगा। अगर ये कांग्रेस जी जाती है तो शैलजा को फायदा होगा, कांग्रेस हार जाती है तो हुड्डा जी को फायदा होगा। ये पॉलिटिक्स है जो ये घूमती कैसे है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखो, मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन के एक कार्यकर्ता होने के नाते इन चीजों में बढ़ना ये मेरा काम निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रश्न आपने किया कि ये किसान आंदोलन का इसके अंदर प्रभाव नहीं था, तो इस चीज से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि निश्चित तौर पर किसानों ने वो जिस पक्ष के अंदर जिताऊ पक्ष जो जीत रहा था उसके पक्ष में वोटिंग की है। लेकिन अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को इतनी वोट मिली है तो इसके 2 कारण मैं अहम रूप से देखता हूं। पहला कारण तो ये है कि वहां लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि यार ये गोविंद कांडा जो है ये बहुत बड़ा आदमी है, गोपाल कांडा का भाई है और बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। तो इन लोगों ने जो पैसे का खुला काम बांटने का किया और बहुत सारे गांवों के अंदर से रहा कि गौशाला के लिए हमें 11 लाख चाहिए, तो इन्होंने कहा कि लो तुम जो है 11 क्यों 15 लाख रुपए लो। इसी तरीके से जो पैसे का बंटवारा और चुनाव के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का संज्ञान न लिया जाना, ये तमाम कारण एक पक्ष में मैं देखता हूं और दूसरे पक्ष में मैं देखता हूं कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है उसकी तरफ वो पार्टियां संज्ञान नहीं ले पा रही। पहले पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ रहा, उसके बाद पिछले चुनाव के अंदर 2014 का जो चुनाव था उस चुनाव के अंदर पिछड़ा वर्ग ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन पिछड़े वर्ग के साथ जो ठगी भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है वो भी उनके संज्ञान में आया। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा सा असर पिछड़े वर्ग का ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग और किसानों के बीच में एक खाई खोदने का काम कर रही है। और खाई क्या है कि उनके बीच में जाके सुर्रा छोड़ दिया कि भाई वो तो किसान हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आप मजदूर वर्ग के लोग हो, आपके लिए कौन सी लड़ाई है। मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम हरियाणा प्रदेश के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथियों को यह भी बोलना चाहूंगा कि इस सरकार की खाई पाटने वाली मुहिम से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है जब वो लोगों के बीच में उजागर होगा तो पता चलेगा कि कितना तानाशाही रवैया इस सरकार का है। उन्होंने जो लेबर एक्ट अभी इस सरकार ने बनाया है उसके तहत इन्होंने ऐसी परंपरा को जन्म देने का काम किया जिस परंपरा से कांग्रेस ने मुक्ति दिलाई थी, और वो परंपरा है बंधुआ मजदूरी की। आज मजदूरों के सारे हक जो है वो छीन लिए। बाहर की जो भी कंपनी यहां पे आएगी उसके अंदर जो मजदूर काम करने के लिए जाएंगे उन मजदूरों को कोई एजिटेशन का अधिकार नहीं है। उनके जो 20 कानून उनके लिए बने थे सैलरी को लेकर, उनका एक कानून सिर्फ रखा, 19 कानूनों को बंद कर दिया। वो कानून रखा कि मजदूर को सैलरी तो मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, कितनी बढ़त मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी कि नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो खत्म की। वहां पर लेबर डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप जो है वो फैक्ट्रियों के अंदर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के साथ बहुत गंदे तरीके से एक ऐसा भविष्य उनको देना चाहती है कि जिससे एक खाई भी 2 वर्गों के बीच में खुदी रहे, ये आपस में एक ना हो पाए और इनको बंधुआ मजदूरी की स्थिति में लेकर चले जाएं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को 2 झटके लगे।
इलाहाबाद में झटका लगा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष को, दूसरा झटका लगा यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर, वो भी झटका लगा प्रदेशाध्यक्ष को। आपको लगता नहीं है कि प्रदेशाध्यक्ष जो हैं कुमारी शैलजा जी प्रदेश को खड़ा करने में सक्षम साबित हो पाएंगे या नहीं? नहीं। आपका सवाल से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। सबसे पहली बात तो बहुत अनुभवी नेता हैं, केंद्र के अंदर मंत्री रही हैं और बड़े लंबा राजनीतिक अनुभव इनके पिताजी का भी था और इनका भी राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। पार्टी की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और इलाहाबाद चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराना वो कतई भी ठीक नहीं मानता। और कौन कौन जिम्मेदार है फिर? हम सब जिम्मेवार हैं। जैसे बड़े नेता कौन कौन से? जैसे डॉक्टर सुनील पंवार ने वहां पे 13 दिन दिए हैं। अगर मैं वहां पे जाके पूरे का पूरे टाइम काम करता तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वहां पे व्यवस्थाएं होती, कुछ और वोट की बढ़त होती। मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाऊंगा तो निश्चित तौर पर 4 उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को बढ़ चढ़कर प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पार्टी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इन्होंने इनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया है और इन्होंने ही सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया है। अगर हम आदर्श कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ताकतों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी पार्टी सत्ता में भी आ पाएगी। और अकेला पार्टी सत्ता में आने से मकसद नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि किस तरीके से हरियाणा खुशहाल हो, हरियाणा नंबर 1 बने, किस तरीके से यहाँ का भाईचारा दोबारा से जो है वो व्यवस्थित तरीके से बन पाए। और आदरणीय कुमारी शैलजा जी निश्चित तौर पर जिस दिन से बनी है उस दिन से घर में बैठने का काम नहीं किया। इलाहाबाद के अंदर मैंने देखा कि लगातार बहन जी सुबह घर से निकलते थे, रात तक जो है वो पार्टी कंपेन करके फिर आते थे और एक आम कार्यकर्ता की तरह वो बहन जी ने काम किया। डॉक्टर साहब और नेता कहाँ थे? जो इलाहाबाद में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, एक प्रोग्राम किया चले गए, विवेक बंसल जी आए, एक प्रोग्राम किया चले गए, दीपेंद्र जी आए, एक प्रोग्राम किया और चले गए। जिस तरह से बड़ौदा का चुनाव फाइट किया, ये उस पैटर्न के ऊपर क्यों नहीं किया गया? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी नेताओं ने वहां पे समय भी दिया है, अपने अपने अनुरूप वो लोग गए भी हैं और जो व्यवस्थाएं, क्योंकि ठीक है कि वो क्षेत्र से आदरणीय पार्टी अध्यक्षा वो वहां से सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में पार्टी की अध्यक्षा हैं, तो पूरी जिम्मेवारी जो है वो उनकी ये बनती थी कि वो मेहनत वहां पे ज्यादा करें, उन्होंने की भी है। तो बाकी आगे पार्टी का मामला है, बहुत सारी चीजें वो सीनियर लोगों के संज्ञान लेने की है। मेरी औकात नहीं है कि मैं बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरीके की बात करूं कि जिस तरीके के प्रश्न आप जो मेरे सामने रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास भी है, तो आप छोटा नेता समझ रहे हैं। मुझे लगता नहीं आप जितनी हाइट में छोटे हो उससे बड़े मोटे हो, मोटे स्तर के नेता हो। देखिए, मेरा संगठन के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका मैं खुले दिल से जवाब दूंगा, क्योंकि पार्टी संगठन के अंदर जो मेरी भूमिका है वो पिछले 7 सालों के अंदर मैंने देखा है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़े अच्छे तरीके से अपना घर छोड़ के अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो जमीनी स्तर के ऊपर काम करता है और कई बार हम उसके साथ न्याय कर भी पाते हैं और कई बार नहीं भी कर पाते हैं। राजनीति जो सियासत है ये एक ऐसा गंदा खेल है कि जिसके अंदर लीपापोती के बिना काम नहीं चलता। बहुत सारे पत्रकार साथियों को भी लगता है कि जब तक मैं कुमारी शैलजा के खिलाफ ना बोलूं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ना बोलूं या मैं किसी और अन्य नेता के सामने ना बोलूं, उसके खिलाफ ना बोलूं, तो मेरा कद बड़ा नहीं होता। क्या पार्टी प्रोटोकॉल ये बोलता है कि हम घर की बातें वो मीडिया के सामने लेके और लोगों के बीच में सुर अलापते फिरे? तो निश्चित तौर पर हमारे घर की अगर कोई छोटी मोटी बातें होती भी हैं तो वो आदरणीय हमारी पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय बंसल जी, वो सारे बैठकर सरीके रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को वो निश्चित तौर पर लगातार काम करते रहना चाहिए, इन चीजों में नहीं बटना चाहिए। आपके चैनल के मार्फत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मतलब आप लोग समझिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि जब भी आप गिरते हो तो गिरो उस बीज की तरह कि दोबारा से पेड़ बनकर
आप खड़े हो जाओ। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी बीज की तरह गिरेगा कि दोबारा से वो एक पेड़ बनकर उभरेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को दोबारा हरियाणा और इस देश के अंदर सत्ता में लेके आएगा। कांग्रेस को कंगना से क्या परेशानी है? कंगना से कांग्रेस को परेशानी नहीं है, कंगना से तमाम उन शहीदों के परिवारों को परेशानी है, तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को परेशानी है जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। कांग्रेस के जो नेता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 साल जेल के अंदर बिताए, गांधी जी ने जेल काटी, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज कंगना जी बोलते हैं कि 1947 की आजादी वो एक भीख थी। अगर कंगना जी उसको भीख मांगती है तो निश्चित तौर पर वो उन शहीदों का अपमान करने का काम करती हैं जिन्होंने 1947 देने का काम किया था। आज वो कहती है 2014 के बाद की आजादी। अरे कौन सी आजादी देश को 2014 के बाद को मिली? जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे देश के संविधान के पन्ने फाड़ फाड़ कर फेंकने का काम किया है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकतंत्र इस देश से खत्म होता जा रहा है और धार्मिक कट्टरता, सेकुलरिज्म के ऊपर प्रहार ये लोग करते जा रहे हैं। कंगना बोलती है कि ये आजादी है, न ये हिंदू की आजादी है, न ये मुसलमान की आजादी है। देश दोबारा वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, ये ऐसा मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आज कंगना जी, अगर आप सावरकर को ना पढ़ती, आज गांधी को पढ़ना चाहिए था। आप सावरकर को ना पढ़ती, आपको सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए था। आप सावरकर की इबादत ना करके आपको सरदार भगत सिंह की इबादत करनी चाहिए थी, तो आप ये बात ना बोल पाती। आप महिलाओं के नाम पर कलंक हैं, आप अदाकारा नहीं हैं। अदाकारा तो वो होते हैं जो इस देश को नई दिशा देते हैं। आप गंदे फूहड़ अपने प्रचलन के द्वारा समाज को गलत दिशा के अंदर डालना चाहते हैं और ऐसा आरएसएस की एक मानसिकता भी है। आप देखना, मुझे तो डर लगता है कि मेरे भारत का भविष्य, नन्हे नन्हे बच्चे भी ये ना बोलना शुरू करें कि 2014 के बाद की आजादी मिली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश के इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। कंगना जी, आप एक महिला हैं, मेरे घर में भी मेरी बीबी, मेरी माँ, मेरी बहनें हैं। मैं महिलाओं का सम्मान करना जानता हूं, अपमान करना नहीं जानता, लेकिन आप महिलाओं के नाम पर कलंक हैं। आपको इस देश के लोगों से, आपको यहां के शहीदों से, आपको यहां से स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको क्यों ना ये पद्मश्री अवार्ड आपसे वापस लिया जाए, क्यों ना आपको पागल घोषित करके किसी पागल खाने में डाल दिया जाए। कंगना जी को पागल घोषित किया जाए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की सरकार बनती है बाई चांस अचानक गलती से, तो कंगना को जो अवार्ड दिया वापस ले लिया जाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार गलती से नहीं बनेगी, लोगों के प्यार से बनेगी। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा नफरत की राजनीति से दूर रह के प्रेम की राजनीति की है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हिसाब लिया जाएगा और हिसाब तमाम उन ताकतों से लिया जाएगा जो गलत गलत कानून इस देश के खिलाफ बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार जब भी बनेगी तो हम किसान कानून को रद्द करने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम भूमि अधिग्रहण बिल को, जो भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है, उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। ये बिल तो कांग्रेस लाना चाहती थी, ले आई भाजपा। मुझे हंसी आती है, आप यहां के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतने बड़े पत्रकार होके हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं। देखिए, आप देखो, अगर आप पीछे जाते हो जी, तो इस बिल को तैयार किसने किया, कौन लाना चाहता था, ले कौन आया, परेशानी किसको हो रही है, मुद्दा बना दिया। कांग्रेस पहले पीछे चुप तरीके से, गुपचुप तरीके से किसानों की सपोर्ट कर रही थी, फिर खुल के धीरे धीरे खुलकर आ गई। अब मेरे दो प्रश्न आप सुनिए, मेरे दो आप पहले मेरा सुनिए। पहले मेरी आपकी बात का मुझे जवाब देने दीजिए। जी जी। पहले मुझे ये बताइए कि कोई भी बिल संसद के अंदर लेके आना एक अलग विषय है। हो सकता है कांग्रेस भी लागू करना चाहती हो, लेकिन जब किसानों की रग जानी, किसानों की भावनाएं जानी और किसानों से पता कराया गया कि किस तरीके से जो बिल है उसका कानून के रूप में परिवर्तन होने से क्या क्या नफा नुकसान इसका हो सकता है,
जब वो किसान के हित में नहीं लगा तो वो कानून नहीं बनाया। लेकिन ये बेदर्दी सरकार, ये पता लगाने का इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि किसानों के लिए हितकर होगी कि नहीं। इन्होंने तो इस बिल के ऊपर एक दिन भी हमारे देश की संसद के अंदर चर्चा नहीं कराई। लोकतंत्र क्या बोलता है? लोकतंत्र के सीधे मायने हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाएं, बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके पश्चात वो कानून के रूप में पारित हो। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? लोकहित का, लोकतंत्र हित का कोई ध्यान न रखा और डिक्टेटरशिप के रूप में व्हीप जारी की और कानून बना दिया। तो कांग्रेस ने भी तो यही किया, पीछे से आके फायर कर दिया। कांग्रेस में दम था तो खुलकर इसका विरोध करती, किसानों को आगे लाने की बजाय किसानों को साथ लेके चलती। मुझे लगता है है, मामला क्या हुआ? मुझे लगता है कि आजकल सुखीजा जी, आप भी टेलीविजन जो है, टेलीविजन का वही रूप देखते हो जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। आपने राज्यसभा टीवी नहीं देखा जहां पे कांग्रेस के तमाम राज्यसभा सांसदों ने इसकी खिलाफत की और वो बिल, मेरे पास वीडियो पड़ी है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के अंदर ये बिल पारित कराया। उधर से हमारे सांसद इसकी खिलाफत के अंदर बोलते रहे और इधर से बिगैर उनकी बात सुने ये लोग प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते रहे। आपको देखना पड़ेगा उस वीडियो को, जब आप देखोगे तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। आज इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है। कांग्रेस ने विपक्ष की पूर्ण रूप से भूमिका निभाई है, लेकिन देशवासियों ने जितनी ताकत विपक्ष को दी है उतनी ताकत के साथ वो लड़ पा रहे हैं। आज अगर हमारी गिनती वो 100 से ज्यादा होती तो निश्चित तौर पर हम और ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ सकते थे। अगर इनके बहकावे में आकर कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली हैं तो भी वो अपनी ताकत से ज्यादा राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखा है उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकरण के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, वो लगातार जो है विषयों के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी तमाम कांग्रेस के हमारे सीनियर नेता हैं, चाहे करनाल से आदरणीय भाई वीरेंद्र राठौर जी हैं, चाहे आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और चाहे यादव जी, कैप्टन यादव जी, सब मिलके वो कांग्रेस हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सच में कर रहे हैं मिलके काम? लगता तो नहीं है। देखिए, डेफिनेटली सब तमाम नेता जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको सर्वस्व जो नेतृत्व है वो सभी को स्वीकार्य है। दोस्तों, ये डॉक्टर सुनील, और इनसे जाते जाते आखिरी प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं कि इनका शहर है जो करनाल विधानसभा में आता है जी और हल्का इंद्री है, दोनों में क्या हालात चल रहे हैं इस समय? डॉक्टर साहब संक्षिप्त में चाहूंगा। इंद्री के अंदर तो कहीं हमें पिछले 7 साल के अंदर ये पता ही नहीं चला कि विधायक है कि नहीं। पहले यहाँ पर हमारे मंत्री हुए, भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे रहा। जहाँ पर रोजगार के संबंधित बात थी, न पूर्व मंत्री के समय में कोई रोजगार वो हमारे क्षेत्रवासियों को मिल पाया और अभी तो हमें पता ही नहीं कि विधायक हमारे क्षेत्र के अंदर कोई बना भी है कि नहीं है। आज इंद्री की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है और वो भी एक ध्रुवीकरण का कारण था। आज मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि बहुत बहुत सोच समझ के और ये देख के कि हमारे लिए हितकर क्या है, तभी हमें आगे के फैसले लेने चाहिए। ना तो पिछले 7 सालों में जो इंद्री के साथ हुआ है वही दोबारा भी घटित हो सकता है। आज इंद्री में जगह जगह पर जहां सड़कों में टाकियां लगाने की जरूरत है वो नहीं लग पा रही, पानी की निकासी की दिक्कत है वो नहीं हो पा रही और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो धनोरा एस्केप इंद्री के अंदर है उससे निजात दिलाने के लिए हर बार चुनाव में बोल के जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी ध्यान वहां पे नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात कि किसान आंदोलन के पक्ष में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ने अपना पक्ष नहीं रखा और किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि किसान जो बैठे हैं उनकी आंखों में जो आंसू है। आज किसान के साथ साथ मजदूर जो बदहाल है, मनरेगा मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा है, उनके बीच में जाने का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इंक्लूडिंग हमारे इंद्री हलके के विधायक नहीं काम हो पा रहा। अगर आज करनाल की बात करें
तो करनाल के हमारे मुख्यमंत्री जी, अब माननीय शब्द का इस्तेमाल करूं कि ना करूं वो बड़ा संदेहास्पद मुझे लगता है, क्योंकि माननीय वो होते हैं जिनको हम माने। न इनको लोगों की सुध है, न कॉलोनियों की सुध है। यहां पे डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया भर के चार्जेस लोगों के ऊपर थोप दिए। ईंटें इस तरीके से सड़कों के ऊपर लगाई जाती हैं कि जिनको हाथ से उखाड़ा जा सकता है, यानी भ्रष्टाचार, इंटरलॉक टाइल। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। सरकार बिल्कुल सुस्ती के अंदर है। प्रशासन वाहवाही लूटने के पक्ष में है। कोविड काल के अंदर मैंने देखा था कि लगातार पुष्प वर्षा, किस लिए? उनका काम है, उनको करना चाहिए। तो अपनी टीआरपी किस तरीके से बढ़ाई जाए, पूरा प्रशासन उस काम के अंदर लगा हुआ है। हेल्थ के संबंध में डॉक्टर होने के नाते मैं बताऊंगा कि जो फैसिलिटीज कोविड में लोगों को मिलनी चाहिए थी न वो मिली, और अब डेंगू का प्रकरण जो चला हुआ है, तो जो फैसिलिटीज अब डेंगू में लोगों को मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज भी अभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर फ्रंट को सुधारने का काम कर रहे हैं। आप अगर बसंत विहार कॉलोनी, बूढ़ाखेड़ा, अन्य जगह पे जाओगे तो आगे आगे आपको सड़कें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो वहां पर सड़क नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से करनाल शहर जो है वो एक जाम का शहर बन के रह गया। न कहीं पे रोड की कोई नियम है। अगर आप कैमरे की बात करोगे तो कैमरा सिर्फ चालान काटने के लिए तो बना है, व्यवस्थित तरीके से करोड़ों रुपए खर्च हुए। लेकिन अगर शहर के अंदर चोरी होती है, शहर में वारदात होती है, तो आप, या किसी का बच्चा गायब होता है, तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाओगे तो एक ही जवाब मिलेगा, यहां का कैमरा जो है वो काम नहीं करता। और पिछले दिनों आपने देखा भी, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से चश्मा गायब होता है, और इतना बड़ा कैमरा, इतना महंगा कैमरा वहां पे लगा है। प्रशासन की तरफ से जवाब मिलता है कि यहां के कैमरे का उद्घाटन वो यहां के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, इस करके ये कैमरा अभी तक नहीं चलता। अरे भाई, क्या एक कैमरे का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करने के लिए आएगा? आज काश ये मुख्यमंत्री पहले कहीं के पंच, किसी पंचायत के, या सरपंच रहे होते, या जिला पार्षद रहे होते, तो निश्चित तौर पर लोगों की किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है, क्या क्या छोटी छोटे दुख तकलीफ जो है लोगों की होती है, वो समझ पाते। आज करनाल शहर के तमाम लोग वो बड़े विकट स्थिति के अंदर हैं। हमारे व्यापारी भाइयों को मैं देखता हूं, वो कभी इनका ओड इवनिंग का मामला चलता है, कभी दाएं बाएं का मामला चलता है। व्यापारी सुरक्षा के नाम पर यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। 2009 के बाद जितनी भी लूटमारी की, डकैती की और हत्या की घटना करनाल के अंदर हुई है, इतना पिछले समय में किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री रहा, वो करनाल शहर में इतनी वारदात नहीं हुई। तो आज सब लोगों के सामने है कि हमने कैसे लोगों को चुना है। तो आज सिर्फ हमारी आंख में पानी और लोगों के प्रति सिंपैथी के अलावा और कुछ कहीं पे नजर नहीं आता, क्योंकि ये सरकार सुनने के पक्ष में भी नहीं रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जाते जाते ये तो बता दो कि चाय की चुस्की का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? सुखीजा जी, ये जो चाय की चुस्की है, ये प्रोग्राम भी आपका अच्छा है। निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आप तमाम लोगों के साथ, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, और इसके साथ साथ राजनीतिक लोगों के साथ साथ आप झोपड़ी वाले उस अंतिम व्यक्ति के पास भी चाय की चुस्की के लिए जाएं, जिसको इस देश का नागरिक मानने से भारतीय जनता पार्टी मना करती है। और वो मैं इसलिए बोलता हूं कि अडानी अंबानी का ये देश बनने जा रहा है। यहां के कानून उस गरीब व्यक्ति के पक्ष में नहीं है। महात्मा गांधी जी बोलते हैं, मैं ऐसे भारत का निर्माण देखना चाहता हूं कि जिसमें यहां के अंतिम व्यक्ति को भी लगे कि यह देश मेरा है और मेरी आवाज इसमें प्रभावी है। तो आज मेरा निवेदन यह रहेगा, किसी झूपड़ी वाले गरीब व्यक्ति के साथ भी आप चाय की चुस्की लें, उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, क्या लगता है कि यह भारत उसका भी भारत है, यह चीज भी उजागर करने का आप काम करें। आपने मुझे समय दिया, आपने मेरे साथ अपने चैनल पे बातें साझा की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे थे अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। हमने पॉलिटिशियंस, जो नेता लोग हैं, उनको खोल दिया है। जल्दी से सत्ता पक्ष के नेता भी हमारे साथ हमारी चाय की चुस्की पे आने के लिए तैयार हैं।
हम आपको दिखाएंगे करनाल में क्या हो रहा है। आप बने रहे मेरे साथ, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन ले। बात गोल मोल तरीके से बताऊंगा, उसको समझ लेना। दोस्तों, करनाल में इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। इसकी जानकारी ले लेना, नहीं तो आप मुझे फोन करके पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर लेना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।